बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह वीडियो जो है सल्तनत काल के आगे जो मैंने चैप्टर छोड़ा था, जैसे सल्तनत काल में पहले वीडियो में आपने देखा कि हम जो है गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बात किए थे। आज हम जो सल्तनत काल के 3 और वंश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, तुगलक, सैयद और लोदी। मित्रों, यह वीडियो जो 20-25 मिनट का जाता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पीईटी एग्ज़ाम में, यूपीपी एग्ज़ाम में, जीडी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है। मित्रों, बिल्कुल उसी लेवल का ये क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल उसी लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़िए वही जो आपके सिलेबस में हो। और आज जो है तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेके आइए जिससे हमें थोड़ा सा जानकारी बढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर कुछ दिनों के बाद शुरुआत कर दूंगा। जैसे मैं इतिहास को कंप्लीट करता हूं, इतिहास को आगे के जो वीडियो आएंगे वो महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। इतिहास को कंप्लीट करने के बाद घटना चक्र के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप इतिहास के 10 में से 10 क्वेश्चन कन्फर्मली एकदम कन्फर्म कर ले जाए कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन इतिहास का जो आएगा उस पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, जहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ही छोटा सिलेबस है पॉलिटी का, उसे हम शुरू कर देंगे बिल्कुल आसानी से। आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग 30 से 35 नंबर आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे अगर हमारे द्वारा कहे गए बातों पर चलेंगे, और हम जो देते हैं वही आप लेते रहिए। बस 30 से 35-40 क्वेश्चन मैं बिल्कुल कवर करा दूंगा। आपका जो 10 नंबर का करंट है उसे आप खुद देख लीजिएगा कैसे करना है। उसके लिए भी हम एक बेसिक रणनीति का वीडियो दे देंगे कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश पढ़ाते हैं। आपने कल देखा कि खिलजी वंश का समापन हो चुका है। उसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत होती है। मित्रों, तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ये जो है 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक चलने वाला वंश होता है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाजी मलिक इस वंश का संस्थापक था, वही गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था थी उसे इसने कायम रखा, अर्थात अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था थी, हुलिया लिखने की प्रथा थी, घोड़े दागने की प्रथा थी, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा थी, इसे कायम रखा, इसे ख़त्म नहीं किया। ठीक है, जो भूमि अलाउद्दीन ने वापस ले लिया था लोगों से, लेकिन इसने जो है भूमि को पुनः अमीरों में बांट देता है। इसके शासनकाल में मित्रों 29 बार, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है, 29 बार आक्रमण होता है। और अगर बात की जाए वहीं बलबन की, तो बलबन के शासनकाल में 6 बार आक्रमण होता है, लेकिन इसके शासनकाल में 29 बार आक्रमण होता है। समझ लीजिए इसने जो है अपने सल्तनत को बचाने की भरपूर कोशिश किया और 29 बार के आक्रमण को झेला, यही सबसे बड़ी बात होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखिएगा। इसने जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। यह जो है सल्तनत काल का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। इससे पहले सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने ही सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना कराई थी। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके यही दोनों लगा लीजिएगा। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सर्वप्रथम कराया था और तुगलकाबाद शहर की स्थापना इसने किया था। यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और गयासुद्दीन तुगलक क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफ़ी दिनों तक शासन करता है, 1325 से लेकर के 1352 तक शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका प्रारंभिक नाम जूना खां हुआ करता था। जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है, जिसे इतिहास में एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है। एमबीटी के नाम से भी कहीं कहीं पर इसे बोल दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहा जाएगा। ठीक है, इसे जो है बुद्धिमान और मूर्ख दोनों शासक कहा जाता है। या बुद्धिमान भी था, मूर्ख भी था, क्योंकि इसकी जो मतलब कि इसकी जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय उसकी नीतियाँ फेल होती दिखाई दे रही थी। जैसे सबसे पहला काम इसने कर वृद्धि किया, तो कर वृद्धि जब किया तो कर वृद्धि तो सही था शासन के लिए, लेकिन जैसे ही कर वृद्धि किया वैसे ही इसके शासन में, इसके सत्ता में अकाल आ गया, अकाल फैल गया और लोगों को प्लेग नामक रोग रखने लगा। महामारी प्लेग आ गया और अकाल पड़ने लगा। ठीक है, तो इसकी जो कर वृद्धि थी वो धीरे धीरे असफल हो गई। लोग कर दे ही नहीं पाते थे, खाने का नहीं होता था, कर कहाँ से देंगे।
इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, जो कि बहुत ही गलत काम किया था। इसने दिल्ली से देवगिरी कर दिया था अपनी राजधानी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित करने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और कब किया था? 1327 में। राजा बनने के 2 साल के अंदर इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर दिया। सांकेतिक मुद्रा चलाया था, सोने और चांदी के स्थान पे इसने सांकेतिक मुद्रा का चलाया। आज भी जो है, जो आप 100 रुपये 200 रुपये लेके जाते हैं, वो तो सांकेतिक मुद्रा ही है, क्योंकि उस कागज़ के नोट की कीमत 100 रुपये नहीं है, लेकिन वह सांकेतिक मुद्रा है, आरबीआई उसे जारी करता है। ऐसे इसने भी सांकेतिक मुद्रा चलाया, और जब यह सांकेतिक मुद्रा चलाया तो इसके जो है काफ़ी नकल होने लगे, मतलब नकली नोट ज़्यादा चलने लगे। नकली नोट से इसके खजाना खाली होने शुरू हो गए, ठीक है। बाद में बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत हुई सांकेतिक मुद्रा चलाने से, ठीक है। लेकिन इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत तभी कर ली थी जो आज हम लोग सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। आगे है खुरासान अभियान, इसने चलाया था। एक खुरासान अभियान क्या था? मध्य एशिया, अब यह भारत में शासन कर रहा था, अभी मध्य एशिया में शासन करने की सोच रहा था। तो भाई गलत बात थी, ठीक है। वहाँ पे गया, इसकी सेना बर्बाद हुई, हार तो ऊपर से हुई, ठीक है। तो खुरासान अभियान भी इसका असफल रहा। आगे इसने कराची अभियान किया था, कुमाऊँ हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे इसने अभियान किया, जो कि बिल्कुल असफल रहा, ठीक है। इसके कुछ गलत कार्य थे, जिससे यह जो है एक अपने हिसाब से सही कर रहा था, लेकिन भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया, तो यह असफल हो गया। आगे है कृषि विकास के लिए इसने दीवाने कोट्टी की स्थापना की थी, जो कि सफल रहा था, गलत नहीं रहा था। और इसके शासनकाल में जो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आता है, वह यही आता है कि मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था, इसी के शासनकाल में भारत आए थे। कब आए थे? 1333 से लेकर के 1347 तक यह भारत में रहा था, मोरक्को यात्री इब्न बतूता, और इसी के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो है अपने यात्रा विवरण का नाम क्या रखा है? रेहला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो MBT के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया? 1333 ईस्वी में आया। इसका यात्रा विवरण का नाम क्या है? जो ग्रंथ इसने लिखा है तो उसका नाम है रेहला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इब्न बतूता के। इसने बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया। इब्न बतूता को उसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था इब्न बतूता को, ठीक है। आगे बात करते हैं 1342 में इब्न बतूता को ही चीन भेजा था दूत के रूप में, ठीक है। तो इब्न बतूता जब भारत आया, भारत से वह चीन भेजा गया MBT के द्वारा, किसके रूप में? दूत के रूप में भेजा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का उदय इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, जो हरिहर बुक्का का नाम आपने सुना होगा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो हरिहर और बुक्का करते हैं। तो इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। और जब 1352 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु पर बदायूनी क्या कहता है? बदायूनी एक लेखक है, मुस्लिम इतिहासकार भी है। यह लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों की मुक्ति मिल गई, यह कथन बदायूनी ने किसके मरने पर कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ही कहा था, ठीक है। यह मूर्ख और बुद्धिमान दोनों था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि इसने जो शासनकाल में नीतियाँ चलाई, वह नीतियाँ तत्कालीन समय में तो असफल हुई, लेकिन आगे इसी नीतियों को आज तक हम लोग मानते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग उसने तभी कर दिया था, आज हम सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करते हैं। एक दूरदर्शी था, लेकिन तत्कालीन भाग्य साथ नहीं दिया, इस वजह से इसकी नीतियाँ असफल रही, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1352 में होने के बाद इसका पुत्र जो है फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। फिरोज शाह तुगलक जो है 1391 में ही राज्याभिषेक हो जाता है इसका दिल्ली में, ठीक है। 51 में इसका राज्याभिषेक होता है दिल्ली में। अब यह जो है देवगिरी से दिल्ली चला आता है। क्यों दिल्ली चला आता है? क्योंकि इसे लगता है कि इसके पिताजी ने गलती की थी देवगिरी जा करके, इस वजह से दिल्ली आता है। और दिल्ली 1 वर्ष पहले ही अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। 1352 में इसके पिता की मृत्यु होती है, ठीक है। इसने जो है इस्लामिक राज्य की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है कि यह जो है बिल्कुल इस्लाम के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था, इस्लाम के सिद्धांतों को ही मानता था, ठीक है। तो इस्लामिक राज्य की स्थापना इसने किया था। आगे है इसके राज्य पर उलेमा वर्ग का बहुत अधिक प्रभाव था। उलेमा का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदुओं में पुरोहित होते हैं, वैसे मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में उलेमा होते हैं, ठीक है। जो मौलवी साहब होते हैं, जो धर्म नेता होते हैं, उनका प्रभाव इसके शासनकाल पे बहुत ज़्यादा था। वह उनका बहुत सम्मान करता था, ठीक है। आगे इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला यही था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? कि इसने लगवाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर क्या होता है? एक धार्मिक कर होता है, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो पहले हिंदुओं पर लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। आगे है कल्याणकारी शासक एवं सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सल्तनत कालीन अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। कल्याणकारी शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है।
आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और व्यवस्थाएं हैं जो कि इसने कल्याणकारी शासक होने के रूप में किया था। इसने जो है कर व्यवस्था समाप्त कर दिया। जो इससे पहले 24 प्रकार के कर चलते थे, सभी प्रकार के करों को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, सबसे पहला कर इसने लगाया खम्स। खम्स क्या होता था? लूट का माल होता था। ठीक है, खम्स पहला कर इसने लगाया खम्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खम्स किससे संबंधित है? तो लूट के माल के बंटवारे से संबंधित है। जो इसके लोग होते थे, जो इसके सैनिक होते थे, बाहरी राज्यों से लूट करके जो मटेरियल लाते थे उसमें से कुछ कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, और इसका जो है इसे क्या कहते हैं? खम्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं खरास। खरास क्या होता था? खरास जो है कृषि लगान होता था। खेती में जो उपज होता था उसे जो है यह खरास कहा जाता था। उससे भी लगान तो लिया ही जाता था, खेती का लगान ही सर्वप्रमुख लगान होता था। तो 1/3 पहले था, अब यह 1/4 कर दिया था। ठीक है, पहले 1/3 था, अब क्या हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं जो जजिया कर है। जजिया कर किस पे लगाया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया गया कर होता था, और गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था, और इसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जकात क्या होता था? जकात जो है मुसलमानों से 1/4 कर लिया जाता था, जिसे जकात बोला जाता था। ठीक, खम्स, खरास, जजिया और जकात, ये 4 तरीके के कर इसने लगाए, और जो पहले 24 प्रकार के कर थे उसे इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानकारी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने लगभग 300 नए नगर का निर्माण करवाया था, नए नगरों का निर्माण बसाया और नगरों का निर्माण करवाया, अच्छे अच्छे शहरों की स्थापना करवाया। और इसमें से जो प्रमुख है जो आ सकते हैं, हिसार आ सकता है, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। इन तीनों नगरों की स्थापना किसने करवाया था? यह बेटी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो इसका हक ए सर्व नामक एक सिंचाई कर भी चलाया था। इसके जो मतलब कि दादाजी थे, दादा का मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर की स्थापना किया, नहर के द्वारा सिंचाई का शुरुआत किया। तो इसने जो है अभी तक सिंचाई पर कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इसने सिंचाई पर भी कर लगवाया। कहा भैया अगर आप हमारे नहर से सिंचाई करते हैं तो आपको 1/10 कर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/10 कर सिंचाई के रूप में किसने चलाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। और हक ए सर्व नामक कर किसने चलाया? तो इसने चलवाया था। ठीक है, और इसके ऊपर जो है खलीफा, जो इसका मुद्रा होता था, इसे मुद्रा के ऊपर जो है खलीफा के नाम का भी अंकन करवाया था। आप सभी लोग जानते हैं इसने जो है सबसे ज़्यादा इस्लामिक सिद्धांतों को माना था। इस्लामिक सिद्धांतों के मानते हुए इसने खलीफा को भी माना होगा। तो जब खलीफा को इतना ज़्यादा सम्मान देता था तो जो इसने मुद्रा चलवाया उस पर अपना नाम तो अंकित करवाता ही था, उसके ऊपर खलीफा का नाम भी अंकित करवाता था, जो उस समय के खलीफा हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानकारी और है, यही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश में, यही आपको पढ़ना है। दीवाने बंदगान की स्थापना करवाता है। दीवाने बंदगान किससे संबंधित है? दासों के रखरखाव से संबंधित है। बंदगान, बंद का मतलब होता है जो दास होंगे, दास को गुलाम बना के बंद करके रखा जाता है। दीवाने बंदगान, दासों के रखरखाव। दीवाने खैरात, खैरात किसे कहा जाता है? पैसा कौड़ी को खैरात बोला जाता है। ठीक है, तो दीवाने खैरात आर्थिक सुधार के लिए इसने 2 विभाग की स्थापना करवाई थी, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। ठीक है, इसके जो मुख्य वास्तुकार हुआ करते थे गाजी मलिक सहना हुआ करते थे। इसे आप ध्यान रखिएगा, गाजी मलिक सहना इसके वास्तुकार हुआ करते थे। ठीक है, इसने एक काम और किया था, मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली मंगवाया था। कब? दिल्ली के मेरठ में एक अशोक स्तंभ था अशोक का, उसे जो है इसने दिल्ली मंगवा लिया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था, मुख्य वास्तुकार इसके कौन थे? गाजी मलिक सहना थे। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और इसका जो है जब ये टूट गया तो मतलब कि इसे पूर्ण किसने करवाया था? तिलतुतमिश ने करवाया था। लेकिन एक बार बीच में टूट जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है टूटे हुए कुतुब मीनार को यह जो है जीर्णोद्धार करवाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसे सही करवाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुतुब मीनार से संबंधित एक तथ्य आप याद रखिएगा कि एक बार कुतुब मीनार जो है बिजली का आकाशीय बिजली गिरने से थोड़ा सा खंडित हो जाता है, तो उसे जो है जीर्णोद्धार करवाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 2-3 राजा बनते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है, लेकिन एक जानकारी आप रखिएगा कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इसके बाद राजा होता है 1394 से 1412 तक, और इसी के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में होता है। तो तैमूर क्या था? एक मंगोल था, और इसी के शासनकाल में पूरा दिल्ली का शासन समाप्त हो जाता है। एक तरीके से दिल्ली के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र जीत लिए जाते हैं तैमूर के द्वारा,
और इसका जो शासन होता है वह दिल्ली से पालम तक ही सिमट जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटे एरिया में इसका शासन हो जाता है, मतलब एक नाम मात्र का शासक रह जाता है और बकिया शासन जो है तैमूर जीत जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आप एफबीटी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। और यहीं पर जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक यह अंतिम शासक होता है तुगलक वंश का, और यहाँ पे तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सैयद वंश से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश किसी तरीके से चलता है। तो जो सैयद वंश है, सैयद वंश के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक ये राजा होते हैं। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रैयत ए आला की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां धारण किए थे और 1414 से लेकर के 21 तक राजा हुए थे। और इनके बारे में कोई भी जानकारी आपसे पूछी नहीं जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट है यही है। ठीक है, इसके बाद इनके जो है 2 पुत्र होते हैं खिज्र खां के, एक का नाम होता है मुबारक शाह, एक का नाम होता है फरीद खान। ठीक है, अब मुबारक शाह राजा बन जाता है क्योंकि बड़ा पुत्र मुबारक शाह ही होता है। मुबारक शाह राजा बनता है 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक। इसने जो है क्या होता है, इतने जो है सुल्तान और शाही की उपाधि धारण करता है। ये जो सैयद वंश है भैया, सैयद वंश जो है बिल्कुल जान लीजिए कि एकदम ख़त्म वंश है। इसके वंश में केवल नाम मात्र का शासन होता है। तुगलक वंश वाले ही खा गए थे पूरे शासन को, उनका दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गया था। अब छोटा सा शासन, छोटी सी सत्ता इनके हाथ में गई थी, तो छोटी सी सत्ता को लोग बढ़ाने का औकात भी नहीं रखते थे, क्योंकि तैमूर के आक्रमण के बाद पूरा क्षेत्र मंगोलों के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, तो मुबारक शाह बाद में राजा बनते हैं, सुल्तान और शाही की उपाधि धर करके वही महल में रहते हैं और बकिया कुछ काम नहीं कर पाते। ठीक है, वो फरीद खान, उसके बाद मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं होता है। मुबारक शाह का जब पुत्र नहीं होता है तो फरीद खान का लड़का होता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह राजा बन जाता है 1334 से लेकर के 43 तक। उसके बाद आलम शाह राजा बनता है 1443 से 51 तक। आपसे क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड किया हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सैयद के लोग अपने आप को पैगंबर के वंशज कहते थे। ठीक है, कहते थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अपने आप को लोग अपने आप को मतलब बड़ा साबित करने के लिए कहते थे। ठीक है, ये जो है तैमूर के पुत्र शाहरुख को नजराना भेजा जाता था। भाई क्यों नहीं भेजेंगे नजराना? क्योंकि दिल्ली से पालम, दिल्ली तक को जीत लिया था, समझ लीजिए दिल्ली को जीत लिया था तैमूर ने। ठीक है, थोड़ा सा राज्य 2-1 महल दिया था केवल तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद को। जब नसीरुद्दीन महमूद से सत्ता इनके हाथ में आती है, तो अब भाई जायज़ सी बात है कि जिसने आपको राजा बनाया है उसे तो नजराना भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से आक्रमण कर देगा। तो तैमूर का पुत्र होता था शाहरुख। शाहरुख क्या था? तैमूर का पुत्र था, और इसके जो है नजराना भेजा जाता। नजराना का मतलब थोड़ा बहुत भेजा जाता था, करोड़। ठीक है, सोना चांदी गहना हीरा मोती सब भेजा जाता था हर साल। आगे बात करते हैं मुबारक शाह का। एक दरबारी था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी ने जो है तारीख़ मुबारक शाही की स्थापना किया था। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही की स्थापना किसने किया था? तो अहमद सरहिंदी ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह का एक दरबारी था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। इसने जो है तारीख़ मुबारक शाही की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? तो मुबारक शाह ने किया था। ठीक है, मुबारकाबाद मुबारक शाह ने। यही सैयद वंश से बिल्कुल इतनी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन है खिज्र का? और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। ये लोग शाहरुख को नजराना भेजते थे। शाहरुख कौन था? तैमूर का पुत्र था। और सैयद के लोग अपने आप को पैगंबर के वंशज कहते थे। ठीक है, अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद जो है तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, सैयद वंश समाप्त हो जाता है। सबसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है लोधी वंश। क्या होता है? लोधी वंश। अब लोधी वंश के बारे में जानकारी रखिएगा। लोधी वंश के संस्थापक जो है 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासन होता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। देखिएगा, लोधी वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद उनका पुत्र जो है सिकंदर लोधी राजा बनता है 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोधी के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम था जलाल खां। ठीक है, सिकंदर लोधी के मित्रों कितने पुत्र होते हैं? सिकंदर लोधी के 2 पुत्र होते हैं। सिकंदर लोधी के जब 2 पुत्र होते हैं, और उसमें से एक का नाम होता है जलाल खां और एक का नाम होता है इब्राहिम लोधी। तो जलाल खां को जो है भेज दिया जाता है जौनपुर। ठीक है, सिकंदर लोधी का एक पुत्र होता है जलाल खां, जिसे जौनपुर भेज दिया जाता है। इब्राहिम लोधी को यहीं पर रखा जाता है कि आप दिल्ली का शासन करिए, एक बच्चा जो है जौनपुर का शासन करेगा। ठीक, यही इतनी जानकारी आपको रखनी है।
आगे बात करते हैं 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? ये बहलोल लोदी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी पर। सिकंदर लोदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था और 2 साल बाद इसने आगरा को राजधानी भी बना लिया था। ठीक है, 1504 में स्थापना करवाता है, 1506 में 2 वर्ष बाद इसे आगरा की राजधानी भी बना लेता है। ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसने जो है गज-ए-सिकंदरी पैमाना चलवाया था, जिसे भूमि पैमाइश के लिए इसने गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाना भी चलवाया था। अब गज-ए-सिकंदरी कैसे नापा जाता है जिसके बारे में जानकारी नहीं ले रही है, लेकिन गज-ए-सिकंदरी पैमाना भूमि पैमाइश के लिए चलवाया गया और किसके लिए चलवाया, किसके शासनकाल में चलवाया गया? सिकंदर लोदी के शासनकाल में चलवाया गया। ठीक है, आगे सिकंदर लोदी कवि भी हुआ करता था। इसने जो है गुलरुखी उपनाम से कविता लिखना प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, गुलरुखी उपनाम से कविता किसने लिखना प्रारंभ किया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के बारे में यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं भैया आप ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते, ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि पीईटी का लेवल कैसा होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये जो मैंने लिखा है इब्राहिम लोदी के बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में वही 3 फैक्ट आपको रटना है और वही 3 फैक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक राजा बनता है, सल्तनत काल का अंतिम राजा होता है। 1526 में इसे ही मार करके क्या हो जाता है? मुग़ल बादशाह बाबर जो है शासन करने लगता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बारे में एक जानकारी है कि 1528 में तोखली का युद्ध होता है। तोखली का युद्ध होता है और तोखली का युद्ध राणा सांगा जो चित्तौड़ के राजा होते हैं और महाराणा प्रताप के बाबा जी होते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के बाबा जी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच तोखली का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा बहुत अच्छी तरीके से जीत जाते हैं। अब तो भाई इब्राहिम लोदी की पोल खुल गई कि इब्राहिम लोदी की पोल खुल गई। बाहरी लोग जान गए कि केवल कहने का दिल्ली का शासक है, इसके पास औकात ही नहीं है जीतने की। तो बाबर को भी लगा कि भाई जब ये राणा सांगा से नहीं जीत पाया, जो चित्तौड़ के महज थोड़े से एरिया के शासक थे, तो हमसे क्या जीत पाएगा। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, बाबर आता है और 21 अप्रैल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर के बीच हुआ था। आगे बात करते हैं, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। कहाँ हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कभी कभी पूछा जा सकता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की डेट भी कभी कभी पूछी जाती है। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला प्रथम सल्तनत शासक बना था। इसके नाम भी रिकॉर्ड हो गया था, मरते मरते रिकॉर्ड बना गया। ठीक, आगे है, यह सल्तनत काल का अंतिम शासक था। सल्तनत काल का भाई इसके बाद बाबर आ जाता है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे कुछ जानकारी है बाबर के बारे में जो जानना है सल्तनत काल में ही इसे पढ़ लेना चाहिए। क्या है? बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? इब्राहिम लोदी भाई अभागा था, समझ लीजिए कि इसके घर के लोग ही इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके घर के लोग इससे परेशान थे और इसे राजा के पद से हटाना चाहते थे। कहा नहीं जाता है, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटे सोविन साई सुबरन लंकपुरी। घर के फूटने से सोने की लंका तबाह हो गई, तो घर के फूटने से हमारी और आपकी जो मनुष्य हैं उनकी क्या औकात है। ठीक है, तो घर के फूट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। भाई भाई में फूट हो जाए तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर तबाह हो जाएगा। वही इसके साथ भी हुआ। बाबर को निमंत्रण देने वाला जो आलम खान साहब थे, आलम खान इसके सगे चाचा थे। सगे चाचा इसे राजा के पद से हटाना चाहते थे और बाबर को निमंत्रण दे दिया, आओ हम स्थान बताएंगे, उसी स्थान पर रुक जाना, उसके बाद इसको आक्रमण के लिए भेजेंगे, मार देना वहीं पर। ठीक है, कोई साथ ही नहीं दिया, इसके घर के लोग साथ नहीं दे। और एक राजा था दौलत खान, जो पंजाब का उस समय शासक हुआ करता था। दौलत खान भी इसके विरुद्ध हो गया था। दौलत खान ने कहा, बाबर जी आइए और आक्रमण इब्राहिम लोदी पर करिए, दिल्ली का शासन ले लीजिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास कुछ है ही नहीं है। तोखली के युद्ध में उसकी पोल खुल चुकी थी। ठीक है, तो दोनों लोग जो है बाबर को निमंत्रण देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर को निमंत्रण कौन कौन दिया था इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए? दौलत खां और आलम खां। आलम खां क्या था? चाचा था। दौलत खां क्या था? पंजाब का शासक था। आगे इसी युद्ध में जो है तोप का प्रथम प्रयोग हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रथम प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोप का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। इसके जो तोप चलाने वाले प्रमुख तोपची थे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जो तोपची थे, तोप चलाने वाले होते हैं, उनका नाम था, एक का नाम था उस्ताद अली, एक का नाम था उस्ताद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली यही दोनों जो है प्रमुख तोपची हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति इस युद्ध में अपनाई गई पद्धति थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति अपनाई गई थी, जो इस युद्ध की जीत की मुख्य कारण बनी थी। तो अगर तुगलमा पद्धति आप नहीं जानते हैं तो आप बेसिकली गूगल सर्च करिएगा, तुगलमा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, जितने भी तुगलक, सैयद, लोदी वंश से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। सल्तनत काल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब आगे जो वीडियो हमारा आएगा, अब आगे वीडियो मैं मराठा साम्राज्य पे नहीं बनाऊंगा। मराठा साम्राज्य थोड़ा सा नॉर्मल सा है, आप उसे कहीं से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी। अब मैं जो है ब्रिटिश का अभ्युदय आर्थिक सामाजिक प्रभाव पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं वही टॉपिक इतिहास का सेलेक्ट करूंगा जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। मैंने जितने भी टॉपिक कवर किया है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैंने कवर कर लिया। 2-3 टॉपिक बीच में छोड़ रहा हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाएगा तो मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, आगे इतिहास जैसे ही समाप्त होता है, हम इतिहास 10 नंबर का आएगा। भाई 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए मैं 2-3 दिन जो है मॉक टेस्ट के रूप में आयोजन करूँगा, जिसमें जो है केवल क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और जो आपके सिलेबस का है वही क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा मेरा सा शौक़ भी है और आपका प्यार भी है, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ हमेशा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी आप लोग मत करिएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और आगे देखिएगा मैं धीरे धीरे क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।